अगर मैं कहूँ कि खुद को छोटी छोटी बातों पर बेवकूफ बोलना या खुद को कोसना सिर्फ एक बुरा विचार नहीं है, बल्कि ये लिटरली दिमाग के आकार को फिजिकली छोटा कर रहा है, तो कोई भी क्या सोचेगा। सही बात है। ये सुनने में बिल्कुल किसी साईफाई फिल्म का प्लॉट लगता है, पर न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये बिल्कुल सच है। वही ना, हमें तो लगता है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, पर सवाल ये उठता है कि क्या हम आज भी इस एडवांस्ड हार्डवेयर में दशकों पुराना आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। आज का ये गहरा विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है। बिल्कुल, और इस विश्लेषण का मिशन यही समझना है कि एक आम दिमाग और दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग की बनावट में आखिर क्या फर्क होता है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने दिमाग को रीवायर कर सकता है और अपनी 100% क्षमता का इस्तेमाल करना सीख सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम सच में अपने दिमाग का आकार बदल सकते हैं? देखिए, दिमाग के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग इसे एक फिक्स्ड चीज मानते हैं। एक आम धारणा है कि जिस दिमाग के साथ हम पैदा हुए हैं उसकी क्षमता वहीं तक रुक जाती है, पर ऐसा नहीं है। मतलब हम इसको डेवलप कर सकते हैं? हाँ, दिमाग एक मिट्टी की तरह है जिसे नया आकार दिया जा सकता है। टॉप परफॉर्मर्स जो होते हैं उनके पास कोई अलग से हार्डवेयर नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी रोज की आदतों से अलग ढंग से कोड किया गया होता है। तो इस कोडिंग को समझने के लिए हमें दिमाग की भाषा को समझना पड़ेगा, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं है, ये ब्रेन वेव्स है, राइट? एकदम सही। दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, खासकर अल्फा और बीटा वेव्स पर। जब हम इन टर्म्स को सुनते हैं तो लगता है किसी साइंस की टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, पर ये आम जिंदगी का हिस्सा है। तो इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। एक आम दिन में इन अल्फा और बीटा वेव्स का क्या रोल होता है, मैं सच में जानना चाहती हूँ। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग लगातार बिजली की तरंगें पैदा करता रहता है। जब हम जाग रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो दिमाग बीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। इसका काम है हमें अलर्ट रखना। अच्छा, यानी सतर्क रखना। हाँ, लेकिन जब दिमाग पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है या कोई ओवरथिंक करता है तो ये हाई बीटा स्टेट में चला जाता है। ये एक इमरजेंसी अलार्म जैसा है। वहीं दूसरी तरफ आती हैं अल्फा वेव्स। ओह, अल्फा वेव्स के बारे में मैंने सुना है। ये वही शांति वाली स्टेट है ना? बिल्कुल, ये दिमाग की वो स्थिति है जब हम बिल्कुल शांत होते हैं पर फोकस पूरा होता है, जैसे ध्यान लगाते वक्त। टॉप परफॉर्मर्स की ताकत यही होती है कि वो जानबूझकर अपने दिमाग को इस स्ट्रेसफुल बीटा स्टेट से निकालकर शांत अल्फा स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं। एक सेकंड, तो जब मैं सुबह ट्रैफिक में फंसी होती हूँ और गाड़ियां हॉर्न बजा रही होती हैं, तब मेरा दिमाग हाई बीटा वेव्स में चल रहा होता है। हाँ, वो बिल्कुल ओवरड्राइव में होता है तब। पर आपने कहा कि सफल लोग कॉन्शियसली इसे शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे? ऐसा तो नहीं है ना कि दिमाग में कोई बटन लगाया, जिसे दबाया और अल्फा स्टेट ऑन हो गई? इसका एक्चुअल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म काफी सिंपल लेकिन पावरफुल है। इसका रास्ता हमारे नर्वस सिस्टम से होकर गुजरता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की जाती है। मतलब पेट से गहरी सांसें लेना? हाँ, जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, गले से गुजरती हुई एक वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये नर्व दिमाग को सिग्नल भेजती है कि बाहर सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा अपने फोकस को पेरिफेरल विजन पर लाना भी मदद करता है। पेरिफेरल विजन यानी अपने आसपास के दायरे को देखना? सही समझिए आप। ये दिमाग को तुरंत अल्फा स्टेट में ले आता है। ये वो आदतें हैं जो दिमाग के सीईओ को ताकतवर बनाती हैं। दिमाग का सीईओ? आप फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं ना? वो आगे वाला हिस्सा जो हमारे डिसीजंस और आवेगों को कंट्रोल करता है। हाँ, वही हिस्सा हमारा सीईओ है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। अगर ये फ्रंटल कॉर्टेक्स सीईओ है, तो क्या मैं इसे जिम में जाकर मसल्स की तरह बड़ा कर सकती हूँ? दिमाग तो स्कल के अंदर बंद एक मांस है, क्या इसकी क्षमता फिजिकली बढ़ती है? ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब जिम में वेट्स उठाते हैं तो मसल्स के फाइबर्स टूटकर और मोटे हो जाते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ भी वही होता है। वाह, सच में? हाँ, जब कोई किसी मुश्किल काम पर फोकस करता है, दिमाग भटकता है पर वो उसे वापस काम पर लाता है, तो उस वक्त दिमाग के सीईओ का एक बाइसेप कर्ल हो रहा होता है। लगातार ध्यान लगाने से एमआरआई स्कैन्स में फ्रंटल कॉर्टेक्स की ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ती हुई देखी गई है। कमाल की बात है। फोकस का हर एक पल मेरे दिमाग की फिजिकल वायरिंग को मजबूत कर रहा है।
अब जब हम इस सीईओ को अपग्रेड कर ही रहे हैं तो अगला सवाल वक्त का आता है। वक्त का? ये अपग्रेडेड दिमाग किस वक्त सबसे अच्छा चलता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सफल होने के लिए सुबह 4 या 5 बजे उठना जरूरी है। हाँ, इंटरनेट पर तो हर जगह यही मिलता है। पर अगर मेरी बायोलॉजिकल घड़ी रात की है तो क्या सबल होने का कोई चांस नहीं है? ये 5 बजे वाली बात शायद सेल्फ हेल्प की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। हर इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। राइट। और हर किसी का दिमाग अलग स्लीप क्रोनोटाइप पर चलता है। कुछ लोग सुबह के होते हैं तो कुछ रात में देर तक जागने वाले आउल्स। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग किसी की रूटीन ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते। वो अपना टाइम खुद पहचानते हैं। बिल्कुल। अगर कोई रात का क्रोनोटाइप है तो उसके दिमाग का फ्रंटल कॉर्टेक्स रात के 11 बजे सबसे ज्यादा शार्प हो सकता है। असली बात उठने का वक्त नहीं है, बल्कि उठने के बाद का पहला घंटा है। यहाँ मूवर्स जैसी रूटीन आती है। रुकिए, विजुअलाइजेशन तो सुना है, पर ये मूवर्स क्या नया फ्रेमवर्क आ गया बीच में? थोड़ा इसको डिटेल में बताएंगे? जरूर। मूवर्स एक एक्रोनिम है जो टॉप परफॉर्मर्स सुबह यूज करते हैं। एम से मूवमेंट, ओ से ऑक्सीजनेशन यानी सांसें लेना, वी से विजुअलाइजेशन और ई से एक्सरसाइज होगा शायद। एकदम सही। फिर आर से रीडिंग और एस से साइलेंस यानी शांत बैठना। इन सब का मकसद दिमाग को तुरंत फोन देखकर स्ट्रेस में डालने के बजाय अल्फा स्टेट में रखना है। इसमें विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल है। विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है? जब आप किसी चीज को पूरी डिटेल और इमोशन के साथ दिमाग में सोचते हैं तो दिमाग की वही न्यूरॉन्स फायर होती हैं जो उस काम को असल में करने पर होती। दिमाग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता। यानी जब मैं खुद को कोई काम बेहतर तरीके से करते हुए विजुअलाइज करती हूँ तो मैं एक्चुअली फिजिकल सड़कें, मेरा मतलब है न्यूरल पाथवेज बना रही हूँ बिना असल में काम किए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। पर अगर एक सफल रूटीन बनाना इतना ही लॉजिकल है तो हम काम टालते क्यों हैं? प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है? हम सब जानते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्या ये दिमाग के सॉफ्टवेयर का बग है? ये बहुत बड़ा बग है, पर ये टाइम मैनेजमेंट का नहीं, इमोशन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है एमिगडाला, जो डर और इमोशंस को प्रोसेस करता है। अच्छा। हमारा दिमाग मुश्किल से बचने और तुरंत खुशी पाने के लिए वायर्ड है। जब दिमाग को लगता है कि मेहनत लगेगी तो एमिगडाला तुरंत सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को बाईपास कर देता है। ओहो। वो सीईओ की आवाज दबा देता है। हाँ। और कहता है कि ये अनकंफर्टेबल है, चलो कुछ और करें जिससे अच्छा लगे। और तभी इंसान फोन उठाता है, सोशल मीडिया चलाता है और डोपामीन का छोटा सा हिट मिल जाता है। कार होने के पीछे भी यही डोपामीन वाला चक्कर है। लोग तो सोचते हैं कि एडिक्शन किसी चीज से होता है, जैसे चीनी या शराब। एडिक्शन कभी किसी सब्सटेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिर्फ नतीजा है। जब कोई अंदर से अकेला या परेशान महसूस करता है तो एक इमोशनल पेन होता है। दिमाग उस पेन को झेलना नहीं चाहता, तो वो ध्यान भटकाने के लिए किसी ऐसी चीज की तरफ भागता है जिससे डोपामीन का झटका मिले। राइट। बिल्कुल सही। पर इन सबसे ज्यादा खतरनाक एक और बग है जिसके बारे में शुरुआत में बात हुई थी, नेगेटिव सेल्फ टॉक। यहां मैं फिर पुशबैक दूंगी। रोज लोग खुद को कोसते हैं, कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। पर आखिर में ये सब हवा में आवाज ही तो है। एक इनविजिबल थॉट मेरे दिमाग के टिश्यू को श्रिंक कैसे कर सकता है? ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक नहीं लग रहा है? सुनने में लग सकता है, पर इसका बायोकेमिकल प्रोसेस रियल है। न्यूरोसाइंस का नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब आप खुद को बेवकूफ कहते हैं, दिमाग इसे डर और खतरे के सिग्नल की तरह देखता है, तो वो पैनिक मोड में आ जाता है। हाँ, और इससे HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है जो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल इमरजेंसी के लिए अच्छा है, पर लगातार मौजूद रहे तो एसिड की तरह काम करता है। बाप रे। और इसका असर सीधा दिमाग पर पड़ता है। हाँ। दिमाग का हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी और सीखने के लिए होता है, कॉर्टिसोल की बौछार से उसके सेल्स लिटरली मरने लगते हैं और वो हिस्सा सिकुड़ने लगता है। वाह। वो एक थॉट केमिकल में बदलकर हार्डवेयर को काटने लगता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाली बात है। पर क्या हर इंसान का दिमाग स्ट्रेस को ऐसे ही हैंडल करता है? मुझे लगता है इसमें बायोलॉजी का भी बड़ा रोल है। जैसे पुरुष और महिलाओं के दिमाग अलग रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल वायरिंग में बुनियादी फर्क होता है। महिलाओं के दिमाग में लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच का कनेक्शन, जिसे कॉर्पस कैलोसोम कहते हैं, वो बहुत थिक होता है। पुरुषों का दिमाग फ्रंट टू बैक ज्यादा स्ट्रांगली वायर्ड होता है। राइट, लेफ्ट और फ्रंट बैक थोड़ा टेक्निकल हो गया। क्या इसका कोई आसान उदाहरण है? ऐसे सोचिए कि महिलाओं का दिमाग एक मल्टी लेन हाईवे की तरह है। लॉजिक, इमोशन और बातचीत की गाड़ियां एक साथ तेजी से क्रॉस होती हैं। जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो एक ही समय में सब प्रोसेस करती हैं।
इसलिए उन्हें स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बातचीत की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पुरुषों का दिमाग एक हाई स्पीड सिंगल ट्रैक ट्रेन की तरह है। जी। एक बार ट्रेन एक दिशा में निकल गई तो आसपास के इमोशंस पर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए स्ट्रेस के वक्त वो चुप हो जाते हैं या किसी एक छोटी चीज पर लग जाते हैं, जैसे गाड़ी साफ करना। हाँ, ताकि दिमाग शांत हो सके। ये हाईवे और ट्रेन वाला उदाहरण बहुत सटीक था। पर जब दर्द फिजिकल हो, जैसे माइग्रेन, जिसमें दिमाग फटने लगता है, ऐसी स्थिति में इस हार्डवेयर को शांत कैसे किया जाए? माइग्रेन दिमाग की ओवर सेंसिटिविटी है। पेन सेंटर इतना सेंसिटिव होता है कि आम रोशनी से भी ट्रिगर हो जाता है। जब कोई ऐसी फिजिकल पेन या बहुत ज्यादा उदासी में होता है तो सीरोटोनिन और डोपामीन बिल्कुल गिर चुके होते हैं। तो इसको सिर्फ सोचकर ठीक नहीं कर सकते हम? नहीं, आपको फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट को फोर्स करके बदलना पड़ता है। जैसे ही तेज वॉक पर जाते हैं या धूप में खड़े होते हैं, बॉडी नई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। बॉडी और दिमाग का कनेक्शन सच में बहुत गहरा है। अब मैं एक ऐसी चीज पर आना चाहती हूँ जो थोड़ी साइ-फाई लगती है, ऑरा फोटोग्राफी। मैं सोचती थी कि ये आसपास की एनर्जी फील्ड सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा है। आखिर इसका क्या मैकेनिज्म है? अगर फिजिक्स के नजरिए से देखें तो इसमें जादू नहीं है। दिल और दिमाग लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा कर रहे हैं। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, जैसे एक तार के आसपास बनती है। बिल्कुल। और क्योंकि पूरा शरीर एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, हम एक बहुत ही सूक्ष्म बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो जो ऑरा कैमरा होता है वो इसेंशियली इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जब स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग हाई बीटा वेव्स बनाता है, उसकी फील्ड अलग होती है। अल्फा स्टेट में होते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्लो होती है, फील्ड बदल जाती है। ऑरा कैमरा इन फ्रीक्वेंसीज और स्किन टेम्परेचर को मेजर करके सॉफ्टवेयर के जरिए रंगों में दिखाता है। ये तो हमारी इंटरनल स्टेट का प्रिंट निकालने जैसा हो गया। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण से निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने अल्फा और बीटा वेव से शुरुआत की, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स को बड़ा करना देखा, मूवर्स रूटीन और प्रोक्रेस्टिनेशन का बायोलॉजी समझा। हाँ, और ये सबक मिला कि सफल लोग किस्मत के भरोसे नहीं रहते। वो समझते हैं कि स्ट्रेस और आवेग उनके डिफॉल्ट बग्स हैं, वो इनको खुद ठीक करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अगर किसी को लगता है उसमें फोकस की कमी है तो उसको खुद पर लेबल नहीं लगाना चाहिए, बस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम समझकर रीसेट करना है। और इसी रीसेट करने की ताकत के साथ एक आखिरी विचार है जो हर किसी को सोचना चाहिए। अगर हमारा रूटीन और कल्पना एक फिजिकल ऑर्गन को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है, तो जो हमारी आज की पर्सनैलिटी है, क्या वो सच में हमारी पहचान है, या फिर वो बस उन आदतों का नतीजा है जो हमने सालों से अपनाई हुई हैं? अगर ऐसा है तो क्या कल सुबह उठकर हम एक बिल्कुल नई पहचान इंस्टॉल नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर।